हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन को, जो आपका सीटेट के एग्ज़ाम में 30 नंबर की पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है, यह आपका 6 जनवरी 2022 का पेपर है। 6 जनवरी 2022 का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको इसमें देखना है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं वही बार बार रिपीट होके आते हैं, और कुछ का मतलब है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वह रिपीट होके आते हैं। एक सीटेट का एक एग्ज़ाम ऐसा है जो आपने जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपने कर लिए, तो आपका जो एग्ज़ाम है यह बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। बस आपको इस जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं इनको, और जो इसका सिलेबस है इसको समझना है। इन दोनों चीज़ों को अगर आपने समझ लिया तो आपके 110 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने बस यही कर लिया तो आपके 110 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी को करना है, क्योंकि 2 महीने आपके पास बचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको मैं वहाँ पे टेलीग्राम है आपका, जो मैं टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना। तो जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं आपके लिए जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके 2022 में आए हुए हैं, इनको मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए दे देती हूँ। तो आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि मडगाम से नगरकोल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है। आपको मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल बतानी है। तो एक गांव है मडगाम, और वहाँ से लेकर नाइकॉल है। तो यहाँ से जो जो दूरी है कितनी है, मडगाम से लेकर नगरकोल की जो दूरी है कितनी हो जाती है, तो 1134 किलोमीटर है। और 21 घंटे में दूरी को क्या करती है, तय करती है। आपको रेलगाड़ी की औसत चाल है मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम करेंगे। तो दोनों रेलवे स्टेशनों की बीच की दूरी जब हम औसत चाल में निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। फिर हम आगे कैसे करेंगे, तो जो दूरी है आपको कितनी दे रखी है, 1134। समय कितना दे रखा है आपका, 21 घंटे। तो चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, चाल बराबर 1134, 21 घंटे दे रखे हैं आपको। तो इनसे हमको भाग कर देना होता है। 1134 को 21 से जब हम भाग करते हैं तो आपका इसको काटने के बाद कितना आएगा, आपका 54 आ जाएगा, 54 आएगा। ठीक, अब हमें यह किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के आई है। किस में निकल के आई है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के आई है। अब हम बात करते हैं कि हमें किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम 54 को 5/18 से भाग कर देंगे। जब हम 5/18 से भाग कर देते हैं 54 को, तो हमारी जो चाल है यह किस में निकल के आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में निकल के आ जाएगी। तो हम 18 से भाग करते हैं 54 को, तो 18 तिया 54 होते हैं, 3 बार कट गया, और 5 ती 15 हो जाते हैं। कितना हो जाता है, 15 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर, आपने समझा कि जो दूरी कितनी दे रखी है, 1134 किलोमीटर की दूरी है। कितना समय लगता है, 21 घंटे लगते हैं। तो हमें औसत चाल है वह मीटर प्रति सेकंड में निकालनी थी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल हमें यहाँ पे दे रखी नहीं है, यानी कि चाल हमें पूछी गई है। तो दूरी आपकी कितनी होती है, 1134 होती है। समय आपका 21 घंटे होता है।
21 से हमने 1134 को काट दिया तो 54 किलोमीटर आ गया आपका। फिर उसके बाद 54 किलोमीटर यह हमारा किलोमीटर प्रति सेकंड में निकल के आया। फिर हमने 54 को 5/18 से भाग कर दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा 15 निकल के आ जाता है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक बात क्लियर। हमारा 15 आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कोई छात्र ए पर है, कहाँ पर है, ए पर है, और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह ओ पर जाता है और ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी तक ठीक पश्चिम में और 120 मीटर की दूरी तय करने पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। तो आपको इसमें बताना है किस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। तो चलिए समझते हैं। कोई छात्र ए पर है, बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह ओ पर जाता है। ए, बी और ओ की बात की गई है। तो हमें यहाँ से सॉल्व करना है कि ए के ठीक उत्तर में 90 किलोमीटर दूरी पर है। कौन? जो ए के ठीक उत्तर में 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कौन है 90 किलोमीटर की दूरी पर? ओ है। यानी कि कोई छात्र ए पर है, बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए ओ पर जाता है। यानी कि कोई छात्र ए पर है, यह ऐसे समझिए, मैं आपको साथ ही साथ करा देती हूँ। कोई छात्र कहाँ पर है? ए पर है, और यहाँ पे आना चाहता है, बी पर आना चाहता है। कोई छात्र ए पर है, बी पर पहुंचना चाहता है, तो इसके लिए पहले वह कहाँ जाता है? ओ पर जाता है। बी पर पहुंचने के लिए उसे ओ पर जाना होता है। तो ओ हमारा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि ए के ठीक उत्तर में 90 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन? ओ। कहाँ पे है? उत्तर में। ऊपर की बात की गई है तो कहाँ पे आ जाता है आपका? उत्तर में। आपकी 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जब हम यहाँ पे दर्शाते हैं मैप पे, तो हमारा उत्तर कहाँ पे आता है? ऊपर आता है। यहाँ पे हमारा क्या आता है? पूर्व आता है, और यहाँ पे हमारा दक्षिण आता है, यहाँ पे हमारा पश्चिम आता है। तो यह दिशाएं इस तरीके से हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो आपको यह पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से कि कौन सी दिशा किधर है। फिर हम आगे इसको करते हैं। अब हमने यहाँ पे बात की कि यह आपका ओ कहाँ पे है? उत्तर में है, और कितने किलोमीटर की दूरी पे है? यानी कि 90 मीटर की दूरी पे है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 90 मीटर। ठीक। फिर आता है कि फिर ओ से बी पर ठीक पश्चिम में 120 दूरी तय करने पहुंचता है। कितना? 120 की दूरी तय करने पहुंचता है। तो कहाँ से जाता है? ओ से जाता है। कहाँ पर? बी पर। तो यहाँ से कितनी दूरी तय करता है? 120 मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ए से गया ओ पर 90 किलोमीटर, ओ से गया बी की तरफ तो 120 आपका यह आ जाता है। बस आपको इतना सा समझना है कि कोई छात्र ए है और वह बी पर जाना चाहता है, यहाँ पे है, यहाँ पे जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के लिए उसे ओ पर जाना पड़ता है। तो जब ओ पर जाता है तो 90 किलोमीटर की दूरी पाता है। फिर ओ से बी तक पहुँचने में 120 मीटर की दूरी वह तय करता है। यहाँ तक बात क्लियर? सिंपल सा है, आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा समझना है कि कौन सी दिशा किधर है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं इसको हम कैसे करेंगे आगे। तो हम इसको यानी कि 120 और 90 की बात करते हैं, तो इसका हम क्या निकालेंगे? इनकी हम इसमें दूरी पूछी गई है, कम से कम दूरी, और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। तो आपको इसमें दिशा निकालनी है और दूरी बतानी है। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 90 मीटर आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? 90 मीटर और 120 मीटर। तो हमें इसका क्या निकालना होता है? इसका स्क्वायर निकालना होता है। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो 90 का हम स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि 90 गुणा 90 करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? 9 9 81 हो जाता है, 0 0 8100 हो गया। तो हमें यहाँ पे 8100 लिख देना है। और फिर हमें जो 120 आपका दे रखा है, 120 का हमें इसी तरीके से स्क्वायर निकालना होता है। 120 गुणा 120 144 हो जाता है। 12 का 144, 2 0 आपके पीछे आ जाती हैं। इस तरीके से आपको निकालना होता है। ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं आगे। यहाँ पे आपका क्या आ गया? 8100 आ जाता है।
प्लस आपका क्या आता है 144, यह आ जाता है आपका। उसके बाद हम इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इनको जोड़ने के बाद में आपका क्या आता है, इनको जोड़ने के बाद में 0 0 0 0 5 12 के 2 हासिल 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, इतना आ जाता है आपका 22,500। इसके बाद में हमारा जो यह 22,500 है, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो आपका क्या आ जाता है, जो आपका 225 होता है यह किसका होता है, यानी कि यह 15 गुणा 15 करते हैं तो आपका क्या आता है 225 आता है। तो यह आपका कितने का हो जाता है, 150 मीटर आपका आ जाता है। कितना आ जाता है, 100, यहाँ पे समझिए 150 मीटर आपका आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम दिशा की बात करते हैं तो दिशा आपकी क्या हो जाती है, दक्षिण पूरब हो जाती है। क्या होती है, दिशा की बात करते हैं तो दिशा आपकी क्या हो जाती है, दक्षिण और पूरब आपकी दिशा हो जाती है। तो 150 मीटर और दक्षिण पूरब आपकी दिशा हो जाती है। तो आपको ऑप्शन में देखना है, कहाँ पे दे रखा है, दक्षिण में 150, यह दक्षिण पूरब दे रखा है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। तो स्लॉथ के बारे में आपको सही कथन बताना है कि स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे से लटकाकर मस्ती से सोते हैं, या फिर स्लॉथ 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे से लटकाकर मस्ती से सोते हैं, या फिर ऑप्शन 3 है आपका, स्लॉथ लगभग 17 घंटे जीते हैं और लगभग 20 घंटे की किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं और वृक्ष के पत्ते खाकर के वह फलते हैं यानी पलते हैं, या फिर स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और 20 घंटे वह किसी वृक्ष की शाखा पर लटक कर सोते हैं और वृक्ष पर रहते हैं, उसी के पत्ते खाकर वह पलते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होता है कि स्लॉथ के बारे में सही कथन क्या है कि स्लॉथ हैं वह 40 वर्ष तो जीते हैं और 17 घंटे वह वृक्ष की शाखाओं पर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है, क्योंकि उनकी जो नींद है कितनी होती है, 17 घंटे की नींद होती है। वृक्ष की शाखा पर वह लटक करके सोते हैं और वह कितने जीते हैं, 40 वर्ष तक जीते हैं। यहाँ तक बात क्लियर आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, वह मुश्किल से अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों को बदलते होंगे, कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मा रोधी होने का कारण क्या है। तो ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं, या ऊनी रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप होती है जो ऊष्मा रोधी है, या फिर ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं, या ऑप्शन आपका 4 दे रखा है कि ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। तो आपको इसमें बताना है सर्दियों के जो ऊनी वस्त्र होते हैं यह हमें गर्म कैसे रखते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। तो यह आपका गलत हो जाता है। ऊनी रेशों के बीच में फंसी वायु जो फंसी होती है वह ऊष्मा रोधी होती है। तो यह बात बिल्कुल सही है। जो वायु फंसी होती है वह कैसी होती है, गर्म होती है। ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। तो यह बात गलत है। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे है कि ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। तो यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है कि ऊनी रेशों के बीच में क्या होती है, जो वायु होती है वह फंसी रहती है और जो वायु होती है कैसी होती है, वह ऊष्मारोधी होती है यानी कि वह गर्म होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से लेकर बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2
सेंटीमीटर है, तो ज़मीन के इन दोनों दरवाज़ों के बीच की जो कम से कम दूरी है वह क्या होगी, तो आपको इसमें बताना है। तो उसकी दूरी है वह आपकी यह होगी, यानी कि 15.62 होगी, यानी कि 14 आपकी 20 होगी, या फिर 1.562 होगी, या फिर इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सी इसमें इसकी दूरी होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो गोलकुंडा किले से मानचित्र की जो 1 सेंटीमीटर की बात की गई है, और तो हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, तो चलिए समझते हैं। 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं, कहाँ से लेकर, गोलकुंडा किले से लेकर यहाँ पे, तो कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर आपकी दे रखी है। तो 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है, कितनी को दर्शाता है, 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है, और 14.2 सेंटीमीटर इसकी क्या है, यह इसकी दूरी है। तो इसको समझते हैं किस तरीके से इसे हम करेंगे। तो 100 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर बराबर क्या होता है आपका, 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर बराबर क्या होता है आपका, 1 किलोमीटर होता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि आपका 110 मीटर दे रखा है और यह आपकी दूरी दे रखी है। तो इसे हम कैसे करेंगे, 110 का हम गुणा करेंगे 14.2 में। जब हम इसका गुणा कर देते हैं तो आपका सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, 1562 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, 1562 मीटर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब हमने बात की थी कि 1000 मीटर में आपके 1 किलोमीटर होते हैं, तो जो आपका 1562 दे रखा है मीटर में निकल के आया, तो इसे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इसे हमें किस में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1562 1/1000 होता है आपका। 1562 का हम इसमें गुणा कर देंगे, 1562 का। तो इसको सॉल्व करने के बाद में, यानी कि यहाँ पे 3 अंक 0 दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो आपका आंसर आ जाता है 1.562, यह आपका क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें देखना है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। इस तरीके से आपको दूरी निकालनी है। कैसे दूरी निकाली है, तो जो आपको 110 मीटर की दूरी दर्शाता है, तो और दरवाजे, यानी कि जो दरवाज़ा है फतेह दरवाज़ा है और जो बंजारा दरवाज़ा है, इसकी दूरी इतनी दे रखी है लेकिन इतनी दर्शा रहा है। तो इन दोनों का हमने क्या किया, गुणा कर दिया। इसके बाद में 1 सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, इसको यहाँ पे हमने बदल लिया, तो यह आपका 1000 मीटर में क्या होता है, आपका 1 किलोमीटर होता है। तो हमने इसका गुणा किया 110 और 14.2 का, तो 1562 आया। तो 1/1000 हमने गुणा करके इसमें 1562 में गुणा किया, तो 1.562 यह आपका आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि 3 राज्यों का एक ऐसा समूह जिसके किनारे एक अरब सागर है, यह कौन सा है, तो आपको इसमें बताना है। 3 राज्यों का समूह है, कौन सा समूह है, तो इसमें जिनके किनारे पे क्या आता है, अरब सागर आ जाता है। आपको मैप के बारे में पढ़ना है, तो मैप को आपको आपके मैप से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए समझते हैं कौन सा ऐसा राज्य है वहाँ पे आपके जो अरब सागर है इनसे घिरा हुआ है। तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है, या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका कि महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो तीनों ओर से किससे घिरा हो, जो तीनों ओर से अरब सागर से घिरा हो, तो इसका सही आंसर क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं, यह आपके किससे घिरे हैं, यह आपके अरब सागर से घिरे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको मैप में समझना है इस चीज को कि एक ऐसा नाच है, आपको समझना है कि एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। तो इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहां लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है, तो आपको इसके बारे में बताना है यह कौन सा नाच है और यह
कहाँ के लोग इस डांस को करते हैं? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो तोरंग डांस है मिजोरम का है, कुड़ुक है झारखंड का, या फिर चिराव है मिजोरम का, या फिर झूम है झारखंड का। तो आपको इसमें बताना है कि जो एक ऐसा नाच है जो जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग जमीन की जोड़ी, वो जमीन पर लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य के नाम का जहां लोग इसे नाचते हैं तो आपको इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह आपका चिराव डांस कहा जाता है, जो आपका बांस की डंडी पर होता है। इसको हम चिराव डांस कहते हैं और यह कहाँ का है? मिजोरम का है। चिराव डांस से आपका कई बार क्वेश्चन आया है, यानी कि हर एक प्रैक्टिस सेट में, यानी कि हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में चिराव से लेकर आपका एक क्वेश्चन बना है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है, इनका नाम आपको बताना है कि संसार की 5वीं और भारत की एक ऐसी पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है। तो बचेंद्री पाल हैं, सुनीता विलियम्स हैं, कर्णम मल्लेश्वरी हैं, या फिर ऑप्शन 4 है संतोष यादव हैं। तो आपको इसमें बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल हैं, यह संसार की 5वीं महिला हैं और भारत की पहली महिलाएं हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है। तो इन्होंने कब रखा था? 23 मई 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। यहाँ तक बात क्लियर। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय के बीच में कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो आपको इसमें बताना है होली दीपावली के बीच का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। जो आपकी होली होती है और दीपावली होती है यह आपकी पूर्णिमा को मनाई जाती है, या ये दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं, या फिर दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है, या दीपावली अमावस्या को या होली है वह कहाँ पे? पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो कौन सी तिथि को कौन सी जो दीपावली और होली है मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। जो आपकी दीपावली है आप सभी को पता है कब मनाई जाती है। तो दीपावली है वह कब मनाई जाती है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो दीपावली आपकी अमावस्या को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? अमावस्या को मनाई जाती है। और जो आपकी होली है यह कब मनाई जाती है? तो होली आपकी पूर्णिमा को मनाई जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। होली आपकी पूर्णिमा वाले दिन मनाई जाती है और जो दीपावली है वह कब मनाई जाती है? अमावस्या को मनाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए। तो यह दोनों त्यौहार हैं वह पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, तो यह बात गलत है। ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं, तो यह भी बात गलत है। दीपावली पूर्णिमा को मनाई जाती है, होली अमावस्या को मनाई जाती है, तो यह बात गलत है। दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, होली कब मनाई जाती है? पूर्णिमा को मनाई जाती है, तो यह बात बिल्कुल सही है। जो आपकी होली होती है यह पूर्णिमा को मनाई जाती है और दीपावली होती है यह आपकी अमावस्या को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि रेगिस्तानी ओक एक विषय के नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, यानी कि कक्षा के कमरे की ऊंचाई होती है उसकी दीवार तक वहां तक ही बढ़ता है। या फिर यह ऑप्शन में दे रखा है कि यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, या इस वृक्ष के तने में केवल जल एकत्र होता है। जल होता है, क्या होता है? तने में एकत्रित हो जाता है। स्थानीय लोग जब इनको आवश्यकता होती है तो पाइप लगाकर यह जल को निकाल सकते हैं, पी सकते हैं। या इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई नीचे जमीन के भीतर जाती है और जल तक न पहुंच जाए, या फिर जब यानी कि इस वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं वह
कैसी होती हैं, घने पत्ते इस पे लगे होते हैं। तो आपको बताना है कि जो रेगिस्तानी ओक होता है इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? तो यह वृक्ष किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। तो यह बात बिल्कुल सही हो जाती है, यह इतना ही बढ़ता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो यह बात आपका बिल्कुल गलत है, यह आपका वृक्ष अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं इस वृक्ष के तने में क्या होता है, जल एकत्रित हो जाता है और आवश्यकता पड़ती है तो पाइप लगा करके इसके जल को हम पी सकते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका डी दे रखा है कि इस वृक्ष की जड़ें होती हैं। वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई के नीचे जमीन तक भीतर तक जाती हैं और जब तक जल तक न पहुंच जाए तब तक यह गहराई तक जाती रहती हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका ई दे रखा है कि वृक्ष की शाखाएं होती हैं, बहुत शाखाएं होती हैं और घने पत्ते लगे होते हैं। तो यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, सी और डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन में आपको कहाँ पे दे रखा है, ए, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर है 1। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया था, जो आपका रेगिस्तानी ओक होता है इसमें क्या होता है कि जो कमरा होता है उसकी दीवार होती है, इतनी ऊंचाई तक वह बढ़ पाता है। और आपको दे रखा था इसमें कि जो स्थानीय लोग होते हैं इनको पानी की आवश्यकता होती है तो इनके तने में पाइप डाल करके यह पानी भी पी सकते हैं। और आपको इसमें आगे दे रखा था इस तरीके से, ऑप्शन यहाँ पे डी दे रखा था कि इस यहाँ पे जो वृक्ष होता है इसकी जो ऊंचाई होती है वह 30 गुनी जमीन तक भीतर जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये इसमें सही था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट यानी कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। तो ये गांव कहाँ के होने चाहिए कि जिनकी जो कितनी ऊंचाई होती है, 3 से 3.5 मीटर की जो ऊंचाई होती है, यह घर कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो आपको इनके बारे में अच्छे से ध्यान में रखना है। तो हिमाचल प्रदेश के, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के घर होते हैं तमिलनाडु या फिर असम या फिर उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है यहाँ जो असम के घर होते हैं वहाँ पे 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं यानी कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर यह घर बनाए जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोग नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टिपोका खाने में सबसे अच्छा लगता है? तो जो टिपोका होता है यह कहाँ के जो राज्य के लोग हैं उनको खाना पसंद है? तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश के या फिर गोवा के या फिर तमिलनाडु के या केरल के। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि कहाँ के लोगों को टिपोका खाना पसंद है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होता है। केरल के लोगों को यह नारियल की डली के साथ में टिपोका खाना पसंद है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो आपको बताना है अक्टूबर से दिसंबर होता है, अप्रैल से सितंबर होता है या फिर मार्च से जून होता है, या ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रखा है जनवरी से मार्च होता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सबसे जो सर्वोत्तम समय होता है कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा सही आपका आंसर है मधुमक्खी पालन के लिए। तो अक्टूबर से दिसंबर होता है, अप्रैल से सितंबर होता है, या मार्च से जून होता है, या जनवरी से मार्च होता है। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर से दिसंबर। यह आपका मंथ होता है किसके लिए? मधुमक्खी पालन के लिए। मधुमक्खी पालन के लिए अक्टूबर से आपका दिसंबर होता है। यहाँ तक बात क्लियर। मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। आपको बताना है कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है। तो पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना और रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, या अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, या ऑप्शन आपका थर्ड दे रखा है कि पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, या भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषण नहीं होता, बृहदांत में भेज दिया जाता है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का जो अर्थ होता है क्या होता है। तो पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत व्यक्ति में अवशोषित होना और रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, तो यह आपका गलत हो जाता है। अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, तो यह भी बात आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, यह बात आपकी सही है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता, अवशोषित नहीं होता और बृहदांत में भेज दिया जाता है, तो यह आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर है, सॉरी थर्ड आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए कि कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशिकाओं की अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों के बारे में बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो आपके विचार से उसके लिए इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा है वह क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाती है, या फिर ऑप्शन आपका सेकंड है कि केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, या कई यानी कि वर्ष में कई फसलों के लिए अत्यधिक उपयुक्त बनेगी, या कुछ समय पश्चात वह क्या हो जाएगी, कुछ समय के बाद वह बंजर हो जाएगी। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए कि कोई किसान है वह रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशियों यानी कि पीड़कनाशियों का अधिकारिक उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो इसके बारे में आपको बताना है। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाता है कि कुछ समय के बाद वह क्या हो जाएगी, वह बंजर हो जाएगी, क्योंकि वह बार बार क्या कर रहा है, वह धान की फसल को ही उगाता है। तो खेती कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य आपको बताना है। तो पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण है, घर पर समय का सदुपयोग है, विद्यालय में सीढ़ी संकल्पनाओं में क्षमता है, या ऑप्शन 4 है आपका सीखने में विस्तार है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सीखने में विस्तार। यह आपका सीखने में विस्तार होता है, यह आपका क्या होता है, गृह अधिविन्यास होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम में विस्तार के लिए लाभदायक होंगे। तो किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, या प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को दिखाना, या ऑप्शन 3 है आपका कि प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, या पशुओं के चित्रों के कट आउट देखना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होता है कि कक्षा 3 की बच्ची है और इसको पढ़ाने के लिए पशु प्रकरण किया गया है। प्रकरण में अधिगम यानी सीखने में विस्तार के लिए लाभदायक होंगे। तो पशुओं के नामों का उच्चारण यह आपका गलत हो जाता है। प्राणी उद्यान में पशुओं स्थानिक पशुओं के चित्र को दिखाना यह भी गलत है। ऑप्शन 3 है आपका कि प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, यह बात सही हो जाती है। पशुओं के चित्रों को कट आउट देखना यह बात गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, जल से संबंधित त्योहारों के समुदायों द्वारा मानने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है। तो सहपाठी के द्वारा सीखना होता है, समुदाय के त्योहारों के वीडियो देखना होता है, या परिवार तथा
समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना होता है या फिर शिक्षक से चर्चा करना होता है। तो आपको इसमें बताना है कि जल से संबंधित त्योहारों के समुदायों द्वारा मानने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक जो युक्ति होती है कौन सी है, तो सहपाठी के द्वारा सीखना, यह बात गलत है। समुदायों के त्योहारों के बीच वीडियो देखना, यह भी गलत है। परिवार और समुदाय के बुजुर्गों के बीच में बातचीत करना, यह भी गलत होता है। ऑप्शन 4 दे रखा है कि शिक्षक से चर्चा करना, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 है आपको चर्चा करना, यह आपका क्या होता है, डिस्कशन करना आपका पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कक्षा फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन की कोई पुस्तकें क्यों नहीं है। पर्यावरण की जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में कोई भी पुस्तक नहीं है ईवीएस की, क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। जो आपकी ईवीएस की बुक होती है वह कक्षा 3 से शुरू होती है, 3, 4, 5 यह आगे इस तरीके से बढ़ती जाती है। तो लेकिन कक्षा 1 होती है और 2 होती है, इन दोनों में ईवीएस की जो बुक होती है यह नहीं होती है। इसके बारे में आपको बताना है क्यों नहीं होती है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों के द्वारा पढ़ाई जाती हैं, या फिर पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं शिक्षकों के द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा पढ़ाई जाती हैं। जो पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पना होती हैं शिक्षकों के द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाओं और कौशल भाषा कौशल गणित के द्वारा सिखाई जाती हैं, या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाओं और भाषा कौशल द्वारा सिखाई जाती हैं, जो पर्यावरण 1 से और 2 की क्लास में नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है जो पर्यावरण होता है वह भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। किसके माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से और गणित के माध्यम से जो ईवीएस होती है इसको सिखाया जाता है कक्षा 1 और 2 में। यहाँ तक बात क्लियर, किसके माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से। कई बार क्वेश्चन बना है तो आपको बिल्कुल याद रखना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का आपको उदाहरण बताना है। इसका सही आंसर क्या होता है, तो इसका सही आंसर जल है, जंगल है, स्मारक है या फिर समुदाय है। तो सामाजिक संस्कृति वातावरण का एक उदाहरण आपको बताना है। तो जल होता है तो यह बात गलत होती है, जंगल होता है यह सामाजिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है, स्मारक भी नहीं है, समुदाय आपका राइट आंसर है। समुदाय का मतलब है जहाँ पे लोग होते हैं वही आपका क्या हो जाता है, वहीं आपका क्या बन जाता है, समाज बन जाता है। तो समाज और संस्कृति की बात की गई है तो समुदाय आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के लिए विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार, समुदाय और सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है कि विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट हैं, या फिर परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि से संबंधित जानकारियां रखते हैं, या ऑप्शन आपका 3rd दे रखा है कि अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है, या प्याजी के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने के सामाजिक अन्योन्य क्रिया पर आधारित है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम कैसा है। तो इसमें भोजन, आश्रय इत्यादि यह दे रखे हैं, तो आपको इसमें बताना है इसका सही आंसर। तो विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय सदस्यों के निकट होते हैं, तो यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है। परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि से संबंधित अधिक जानकारी रखते हैं, तो यह बात भी गलत होती है। अधिगम का प्राथमिक स्रोत है विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है, यह बात सही है। ऑप्शन 4 में दे रखा है आपको कि प्याजे के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने के लिए सामाजिक अन्योन्य क्रिया पर आधारित होता है, तो यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 3rd है, यह सही होता है कि अधिगम का प्राथमिक स्रोत है विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है। ऑप्शन नंबर 3rd आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपको इसके बारे में बताना है।
तो कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, या पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, या ऑप्शन थर्ड है आपका कि कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, या स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक प्रयोग करें। तो आपको इसके बारे में बताना है। इसका सही आंसर कि संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सी युक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, यह बात गलत होती है। पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, यह बात भी गलत हो जाती है। ऑप्शन थर्ड है आपका कि कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, यह बात सही है। स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें, तो यह बात गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक चरण है। तो सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, या सामग्री को सिखाने के लिए संसाधनों की पहचान करना, या अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, या ऑप्शन 4 है कि संकल्पना मानचित्र बनाना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा आवश्यक चरण है। तो सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, यह बात गलत हो जाती है। सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, यह बात भी आपकी गलत हो जाती है। अनुदेशीय उद्देश्यों का आकलन की परियोजना बनाना, यह बात गलत होती है। ऑप्शन 4 दे रखा है कि संकल्पना मानचित्रित बनाना, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो संकल्पना है उसका क्या बनाना, मानचित्र बनाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द का अर्थ है। आपको समग्र शब्द का अर्थ बताना है क्या होता है। तो संज्ञानात्मक स्तर होता है, सहपाठ्यचर्या क्रियाकलाप होता है, समग्र विकास से मतलब होता है समग्र का, या शैक्षिक क्षेत्र से इसका अर्थ होता है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है कि सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञानात्मक स्तर होता है, यह बात नहीं है। सह पाठ्यचर्या क्रियाकलाप से होता है, यह भी नहीं है। समग्र विकास से होता है, यह बात बिल्कुल सही है। किससे होता है? समग्र विकास से होता है। ऑप्शन 4 में दे रखा है शैक्षिक क्षेत्र से होता है, तो यह बात गलत होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। जो आपका समग्र होता है इसका मतलब होता है कि समग्र विकास से, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। तो कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना है, या विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना है, या पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा है, या ऑप्शन 4 दे रखा है आपको कि अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए आकलन का एक सही उदाहरण आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होता है कि कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, मानचित्र की बात की गई है, तो यह बात बिल्कुल सही होती है। आगे देखते हैं कि विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षा लेना, यह बात गलत है। पर्यावरण अध्ययन अवधारणा का निष्पादन स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा लेना, तो यह बात भी गलत हो जाती है। ऑप्शन 4 में दे रखा है कि अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई अंत में परीक्षा लेना, तो यह बात गलत होती है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 1 सही हो जाता है कि कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि पर्यावरण अध्ययन एनईपी 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रियों अभ्यासों का चुनाव कीजिए। तो आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा जो अवधारणाओं को ध्यान में केंद्रित करना है, या फिर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण कला का एकीकरण करना है,
या फिर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होता है? तो आपको ऑप्शन में दे रखा है ए, बी, केवल बी और सी, केवल ए और बी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं को ध्यान में केंद्रित करना, तो यह बात आपकी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है कि चुनिंदा अवधारणाओं को, चुनिंदा आपका क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण कला का एकीकरण, बिल्कुल सही बात है। कहानी कहने का एकीकरण, यह बात सही है। ऑप्शन नंबर बी और सी आपका सही आंसर हो जाता है। तो आपको कहाँ पे दे रखा है? बी और सी, केवल यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। केवल बी और सी आपका सही आंसर है। आपके तीनों सही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं दे रखे हैं। तीनों में फर्स्ट वाले में क्या दे दिया आपको? चुनिंदा की बात की गई थी। तो चुनिंदा है, यह शब्द आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, यह सही हो जाता है, बी और सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग बदलना, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा गया। क्रियाकलाप के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है? तो आपको बताना है अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद और प्रयोग करना, या फिर आपका प्रश्न पूछना, वर्गीकरण, मापन और संवाद को, या ऑप्शन थर्ड है आपका कि अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद को, या प्रश्न करना, अवलोकन, संवेदनशीलता या प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षिका है, इसने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा है उसने। तो इस क्रियाकलाप के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है बच्चों में? तो अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद, प्रयोग करना, तो यह गलत है। प्रश्न पूछना, वर्गीकरण, मापन, संवाद, यह भी गलत है। क्वेश्चन में इसमें नेक्स्ट दे रखा है कि अवलोकन करना, प्रश्न पूछना और संवेदनशीलता और संवाद की बात की गई है। तो यह बात बिल्कुल सही हो जाती है। प्रश्न करना, अवलोकन करना, संवेदनशीलता और प्रयोग करना, यह बात आपकी गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है कि अवलोकन भी कर रहे हैं बच्चे, प्रश्न भी कर रहे हैं और संवेदनशील भी बन रहे हैं, और इसका क्या कर रहे हैं? संवाद भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन की थीम बतानी है आपकी, कौन सी है? तो जल होता है, मौसम होता है, सामग्री होती है, या फिर जानवर होता है। तो पर्यावरण अध्ययन की आपको थीम बतानी है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, वाटर आपका क्या होता है? पर्यावरण की थीम होती है। जल है आपका पर्यावरण की थीम है, मौसम आपकी थीम नहीं है, और सामग्री, जानवर, यह आपकी कोई भी थीम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। जल आपका क्या होता है? पर्यावरण की थीम होती है। पर्यावरण में कुल कितनी थीम होती हैं? तो पर्यावरण में 6 थीम होती हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कौन कौन सी थीम होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम, सबसे पहली आती है थीम, तो आपको इसमें बतानी है। यह आपकी 6 थीम होती हैं, पर्यावरण की मुख्य थीम है। तो थीम से आपका एक क्वेश्चन बनना निश्चित है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, अच्छे से समझना है। तो सबसे पहली आती है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार और मित्र, परिवार और मित्र, परिवार और मित्र। दूसरी थीम की बात करते हैं तो आपका फूड आता है, यानी कि भोजन आता है। तीसरी थीम की बात करते हैं तो आपका क्या आता है? आश्रय आता है, आश्रय आता है। चौथी थीम की बात करते हैं तो जल आता है। पांचवी थीम की बात करते हैं तो यात्रा आती है। और छठवीं आपकी क्या आती है? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। क्या? चीज़ें जो हम बनाते हैं, जो हम बनाते हैं और करते हैं, जो बनाते हैं और करते हैं, यह आपका क्या हो जाती हैं? थीमें हो जाती हैं। 6 थीम हैं, परिवार और मित्र,
फैमिली एंड फ्रेंड्स, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, चीज़ें जो हम मनाते हैं और करते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण की कौन कौन सी थीम है, कौन सी नहीं है, किसकी उप थीम है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। उच्च स्तर के चिंतन का एक प्रश्न है आपको, इसमें बच्चे आपका जो आंसर है वह करेंगे, आपको बताना है। तो हम कौन सी चीज़ें, कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, यानी कि चिंतन वाला क्वेश्चन है, इसका चुनाव करना है आपको कि हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, या क्या होगा कि यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो, या फिर पत्तियों का हरा रंग होता है वह किसके कारण होता है, या फिर बीज बोने के लिए, बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक का इसमें चरण लिखना है। तो बच्चा है चिंतन करेगा, यानी कि इसका क्या करेगा, मनन करेगा, इसके बारे में आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, तो यह है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। क्या होगा कि यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो, तो इसमें बच्चा क्या करेगा, सोचेगा, इस पर चिंतन करेगा, तो यह बात सही है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है, तो एक क्वेश्चन में यानी 1 पॉइंट आंसर दे देगा, यह भी आपका गलत होता है। आगे आपसे आता है क्वेश्चन कि फसल काटने का चरण, वह भी आपको लिख करके बता देगा कौन सा चरण होता है। इसमें सोचने वाला जो प्रश्न है कि क्या होगा जब पृथ्वी पर क्या होगा, पेट्रोल और डीजल ना होगा तब। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट आता है, 90 क्वेश्चन है, यानी कि 30 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके ईबीएस के। ईबीएस का जो पार्ट होता है 60 से लेकर आपका 90 क्वेश्चन तक आता है। ईबीएस का पार्ट होता है 60 से लेकर 90 क्वेश्चन तक आता है, तो आपको अच्छे से करना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 विद्यार्थियों के 5 समूहों में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीव संरक्षण के लिए लघु नाटक प्रस्तुति की है। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। तो पोर्टफोलियो, या फिर पर्यावरण अध्ययन संप्रत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, या फिर प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेपर पेन परीक्षा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि 8 विद्यार्थी हैं, उनके बारे में आपसे पूछा है कि प्रत्येक समूह में वन्य जीव संरक्षण के लिए लघु नाटिका है वह प्रस्तुत की है। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर पोर्टफोलियो होता है, यह गलत है। पर्यावरण अध्ययन के संप्रत्तियों की प्रस्तुति, समझ और आकलन के लिए रूपरेखा करना, यह बात आपकी सही हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। थर्ड में दे रखा है कि प्रस्तुति का अवलोकन करना एवं रिकॉर्डिंग करना, यह गलत है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा को जांचने के लिए पेपर पेन परीक्षा, यह बात भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, यह बात बिल्कुल सही हो जाती है कि पर्यावरण अध्ययन के संप्रत्तियों की प्रस्तुति की समझ और आकलन करने के लिए क्या करना, रूब्रिक्स करना। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाता है। यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। जो आपके यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यह भी आपको कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको समझना है क्वेश्चंस को। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। बाकी हम आपको जो आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको पूरा कंप्लीट कराएंगे। जो आपके यह 2022 के हैं, उसके बाद आपके दिसंबर 2021 के आते हैं। मैंने आपको 1 जनवरी 2022 से पेपर को शुरू कराना स्टार्ट किया था, यानी कि यहाँ से मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं इनको स्टार्ट किया है, यानी कि 1 जनवरी 2022 से। उसके बाद में यह कंप्लीट हो जाएंगे आपके
उसके बाद में मैं आपके दिसंबर 2021 के कराऊंगी, फिर आपकी जो 2011 से 2019 तक के हैं इनको कंप्लीट कराऊंगी। और जो आपके जो अभी 2022 में परीक्षाएं हुई थी उनके भी और भी मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको कराऊंगी। तो फिर मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।